इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर और उनकी व्याख्या देखने वाले हैं। ये 50 प्रश्न जो हैं वो यूपीएससी प्री एग्ज़ाम 1994 के हैं और यूपीएससी प्री एग्ज़ाम 1994 के सभी जीएस के प्रश्नों की व्याख्या और उत्तर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आज के वीडियो में 50 प्रश्नों की व्याख्या हम लोग कर लेंगे और फिर इसके अगले वीडियो में 50 और प्रश्नों की व्याख्या कर लेंगे, या 50 से अधिक जो भी बचे हैं जीएस के प्रश्न वो अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसके अगले वीडियो में 1995, 96 ऐसे कर के 2023 तक के सभी उन प्रश्नों की उत्तर व्याख्या सहित देखेंगे जो कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, ऑप्शन नंबर सी वैदिक संहिताओं में और ऑप्शन नंबर डी चांदी के आहत सिक्कों में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति से भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। हड़प्पाई स्वर्णकार चांदी, सोने एवं रत्न के आभूषण बनाते थे। यद्यपि ये चांदी का आयात अफ़गानिस्तान से करते थे। तो ये है इस प्रश्न की व्याख्या और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, ऑप्शन नंबर डी है इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, अर्थात इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। वैदिक काल में केवल गृहस्थाश्रम का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। गृहस्थ यज्ञ, अध्ययन और दान में लीन रहते थे। गृहस्थ यज्ञ, अध्ययन और दान में लीन रहते थे। मुनि तपस्या करते थे। ब्रह्मचारी आचार्य या शिक्षक के साथ रहते थे। संन्यास का प्रचलन सूत्र काल तथा महाकाव्य काल में होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सबसे मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए संहिता पर बल, ऑप्शन नंबर बी जाति रहित समाज, ऑप्शन नंबर सी देवी देवताओं की पूजा और ऑप्शन नंबर डी स्तूप पूजा। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं आगे। व्याख्या है,
हीनयान संप्रदाय में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, किंतु महायान संप्रदाय में उन्हें देवता माना जाता था तथा उनकी पूजा की जाने लगी थी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। तो देवी देवताओं की पूजा इस प्रश्न का सही जवाब है और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? पुनर्जन्म का विरोध करने वाली यह उक्ति किसकी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए कापालिक संप्रदाय वालों की, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन के शून्यवाद वालों की, ऑप्शन नंबर सी आजीवकों की और ऑप्शन नंबर डी चारवाकों की। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चारवाकों की। यह जो पुनर्जन्म का विरोध किया जा रहा है, ये वाक्य जो है वो चारवाकों की है। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। चारवाक भारतीय दर्शन के नास्तिक संप्रदाय का अनिश्वरवादी, प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी तथा सुखवादी दर्शन है। चारवाक दर्शन आत्मा के अस्तित्व तथा मोक्ष में विश्वास न करते हुए केवल भौतिक पदार्थ रूपी शरीर को ही परमात्मा परम सत्ता मानता है। चारवाक के अनुसार काम अर्थात इच्छाओं की तृप्ति ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। मनुष्य के सारे कार्य सुख की प्राप्ति के लिए ही होते हैं। चारवाक के अनुसार यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। अर्थात जब तक जिएं सुख से जिएं, सुख के लिए ऋण लेकर भी घी पी लेना चाहिए, क्योंकि शरीर भस्मीभूत या नष्ट हो जाने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं हो सकता है। तो ये जो पुनर्जन्म का विरोध किया जा रहा है, ये चारवाक दर्शन द्वारा या चारवाकों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि चारवाक भारतीय दर्शन में एक नास्तिक दर्शन के रूप में माना जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटकों में सामान्य पात्र विदूषक प्रायः किस वर्ण का होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर सी वैश्य और ऑप्शन नंबर डी शूद्र। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात ए नंबर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। संस्कृत नाटकों में विदूषक का उपयोग कालिदास, भास आदि नाटककारों ने किया है। यह प्रायः ब्राह्मण वर्ण का एवं राजा का मित्र होता है। यह प्रायः ब्राह्मण वर्ण का एवं राजा का मित्र होता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए अभय, ऑप्शन नंबर बी ध्यान, ऑप्शन नंबर सी धर्म चक्र, ऑप्शन नंबर डी भूमि स्पर्श। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है धर्म चक्र। धर्म चक्र इस प्रश्न का सही जवाब है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध की मूर्तियां काले स्लेटी
पाषाण, चूने तथा पकी मिट्टी से बनी है। इसमें बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। बुद्ध की मूर्तियाँ ध्यान, पद्मासन, धर्म चक्र प्रवर्तन, वरद तथा अभय आदि मुद्राओं में हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र। धर्म चक्र इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तोरमाड़ किस जातीय दल का था? तोरमाड़ किस जातीय दल का था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए सीथियन, ऑप्शन नंबर बी हुड, ऑप्शन नंबर सी यूची, ऑप्शन नंबर डी शक। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है हुड। तोरमाड़ हुड राजा था, हुडों का राजा था तोड़माड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या है तोरमाड़ हुड था, इसने गुप्त काल में भारत पर आक्रमण किया था। हुड मध्य एशिया में निवास करने वाली जाति थी। यूची हुडों की एक प्रजाति थी। सीथियन शकों की एक शाखा थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हुड। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऑप्शन नंबर बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, ऑप्शन नंबर सी अल्पादुदान लेख में और ऑप्शन नंबर डी हनुमकुंडा उत्कीर्ण लेख में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कालिदास के नाम का उल्लेख है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न की व्याख्या है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है, जिसका रचनाकार रवि कीर्ति था। भारत के नेपोलियन के उपनाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इलाहाबाद स्तंभ लेख में किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति के अन्य नाम से भी अभिहित किया जाने वाला यह स्तंभ लेख उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर मौर्य शासक अशोक महान का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसी स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी के नाम का उल्लेख है। यह व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक बार और आप देख लें कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है, जिसका रचनाकार रवि कीर्ति था। तो ऐहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था? वो था रवि कीर्ति। भारत के नेपोलियन के उपनाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक समुद्रगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो भारत के नेपोलियन के उपनाम से प्रसिद्ध गुप्त शासक समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा इलाहाबाद स्तंभ लेख में किया गया है। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा है? तो वो हरिसेन ने लिखा है, वो दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति के अन्य नाम से भी अभिहित किया जाने वाला यह स्तंभ लेख उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर मौर्य शासक अशोक महान का अभिलेख उत्कीर्ण है। इसी स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी के नाम का उल्लेख मिलता है। तो अशोक की रानी कारुवाकी का उल्लेख किस स्तंभ लेख से मिलता है? तो वो मिलता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख उत्कीर्ण किसने करवाया था? तो वो करवाया था हरिसेन ने, और हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो ये था इस प्रश्न की व्याख्या। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रवणबेलगोला
में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन नंबर बी खारवेल ने, ऑप्शन नंबर सी अमोघवर्ष ने और ऑप्शन नंबर डी चामुंड राय ने। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है चामुंड राय। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर चलते हैं। तो व्याख्या है, मैसूर जो कि कर्नाटक में था के गंगवंशी शासक के एक मंत्री चामुंड राय ने कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक स्थान में 10वीं शताब्दी के मध्य में बाहुबली गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का निर्माण करवाया था। यह प्रतिमा जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली गोमतेश्वर की है। ज्ञातव्य है कि गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म से संबंधित भारत की सबसे विशाल प्रतिमा है। तो जैन धर्म से संबंधित भारत में सबसे विशाल प्रतिमा किसकी है? तो वो है गोमतेश्वर की प्रतिमा, जो कि मैसूर कर्नाटक में है। इसका स्थापना किसने करवाया था? निर्माण इसका करवाया था गंगवंशी शासक के एक मंत्री चामुंड राय ने। गोमतेश्वर की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक बड़ी धूमधाम से प्रायोजित किया जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में ही बिताया। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में सल्लेखना या उपवास द्वारा मृत्यु वरण किया था। जैन धर्म को स्वीकार करने वाले प्राचीन भारत के राजा थे उदयन, नंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष तथा चंदेल शासक धंग। तो ये था इस प्रश्न की व्याख्या। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए तगारा, ऑप्शन नंबर ए तगारा, ऑप्शन नंबर बी श्रीपुर, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरी और ऑप्शन नंबर डी ताम्रलिप्ति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है तगारा। तगारा इस प्रश्न का सही जवाब है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। प्राचीन भारत में गुप्तोत्तर काल का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र तगर या तगारा चालुक्यों की राजधानी कल्याणी को पूर्वी चालुक्यों की राजधानी वेंगी से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था। ये कहाँ था? ये कल्याणी को वेंगी से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था। कल्याणी क्या थी? कल्याणी ये चालुक्यों की राजधानी थी। तो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी को पूर्वी चालुक्यों की राजधानी वेंगी से जोड़ती है और पूर्वी चालुक्यों की राजधानी वेंगी थी। वेंगी और कल्याणी को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित था तगर या तगारा। ज्ञातव्य है कि ताम्रलिप्ति, त्रिपुरी, देवल, थाना, खंबात एवं भड़ौंच गुप्तोत्तर काल के अन्य प्रमुख बंदरगाह थे। तो गुप्तोत्तर काल के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? ताम्रलिप्ति, त्रिपुरी, देवल, थाना, खंबात और भड़ौंच आदि। गुप्तोत्तर काल में व्यापार वाणिज्य की अवनति तथा भूमि अनुदानों के फलस्वरूप सामंतवाद का उदय हुआ था।
तो ये था इस प्रश्न की व्याख्या। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। किसकी मंदिर हैं, किसकी गुफाएं हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए बौद्धों के, ऑप्शन नंबर बी बौद्धों एवं जैनों के, ऑप्शन नंबर सी हिंदुओं और जैनों के, ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं बौद्धों और जैनों के। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ये सभी हिंदुओं बौद्धों और जैनों, इन सभी के यहाँ पे शैलकृत जो चित्रकारी हैं इन सभी धर्मों से संबंधित मिलते हैं एलोरा गुफाओं में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में वेरून नामक स्थान पर 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच निर्मित की गईं। इनमें कुल 34 शैलकृत गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से, गुफा संख्या 13 से 29 तक हिंदू धर्म से तथा गुफा संख्या 30 से 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। तो इसलिए यहाँ पे हिंदुओं बौद्धों और जैनों से संबंधित गुफाएं हैं एलोरा में। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। आगे है, एलोरा की गुफा में 10 चैत्य गृह हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। ज्ञातव्य है कि एलोरा की गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में किया गया है। इन गुफा मंदिरों में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश गुफा मंदिर सर्वोत्कृष्ट है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन नंबर बी शम्स ई सिराज अफीक और ऑप्शन नंबर सी है मिन्हाज उल सिराज और ऑप्शन नंबर डी है अमीर खुसरो। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने क्या किया था? अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अमीर खुसरो। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो 1253 से 1325 तक अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। यह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय दिल्ली आया तथा गयासुद्दीन तुगलक के समय तक रहा। अमीर खुसरो को तुर्की ए हिंद के नाम से जाना जाता था। तूती ए हिंद। तो तूती ए हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रवर्तक था। इसने आशिका, लैला मजनू, तुगलकनामा तथा नूह सिपेहर नामक पुस्तकों की रचना की। तो इन पुस्तकों की रचना किसने की? आशिका, लैला मजनू, तुगलकनामा, नूह सिपेहर, इनमें से अगर आपके सामने कोई भी पुस्तक आ जाए कि इसकी रचना किसने की, तो अमीर खुसरो ने की थी। जियाउद्दीन बरनी ने तारीख़ फिरोज शाही, मिन्हाज उल सिराज ने तबकाए नासरी तथा अफ़ीक ने तारीख़ फिरोज शाही नामक पुस्तकों की रचना की। तो ये पुस्तक इम्पोर्टेंट हैं और इनके रचनाकार भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो ये था इस प्रश्न की व्याख्या। अमीर खुसरो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। इस बात को याद रखेंगे।
अगला प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्याख्या करने वाला पहला भारतीय शासक था। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का कल्याणकारी निरंकुश राजा था। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का कल्याणकारी निरंकुश राजा था। अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरें खुदवाईं, 1200 फलों के बाग लगवाए, रोजगार दफ्तर की स्थापना की, मुस्लिम स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु दीवाने खैरात नामक नए विभाग की स्थापना की तथा दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगाह नामक एक नए विभाग की स्थापना की। इसके अतिरिक्त कट्टर सुन्नी मुसलमान फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी खर्च पर मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना की हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। फिरोज ने हिंदुओं को जिम्मी कहा तथा हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर महान ने सन 1882 में दीन इलाही नामक नए धर्म को प्रवर्तित किया। बीरबल अकबर के दीन इलाही को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। तो यह व्याख्या महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार और इस व्याख्या को आप देख लें। फिरोज शाह तुगलक सल्तनत काल का कल्याणकारी निरंकुश शासक था। अपने कल्याणकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरें खुदवाईं, 1200 फलों के बाग लगवाए, रोजगार दफ्तर की स्थापना की, मुस्लिम स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता हेतु दीवाने खैरात नामक एक नए विभाग की स्थापना की तथा दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की। इसके अतिरिक्त कट्टर सुन्नी मुसलमान फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी खर्च पर मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना की हज यात्रा की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। फिरोज ने हिंदुओं को जिम्मी, इस्लाम स्वीकार न करने वाले जिम्मी कहा तथा हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। अकबर महान ने सन 1882 ईस्वी में दीन इलाही नामक नए धर्म को प्रवर्तित किया। बीरबल अकबर के दीन इलाही को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। तो दीन इलाही जो नया धर्म है, दीन ए इलाही नामक ये धर्म प्रवर्तित करने वाला कौन था? तो अकबर महान दीन इलाही को प्रवर्तित किया था। दीन इलाही नामक इस धर्म को एकमात्र हिंदू ने स्वीकार किया था, वो था बीरबल। बीरबल एक ऐसा एकमात्र हिंदू था जिसने अकबर द्वारा बनाए गए इस धर्म को स्वीकार किया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी तुर्की, ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया और ऑप्शन नंबर डी फारस। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया। मंगोलिया इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। अकबर
द्वारा लागू की गई सैन्य व्यवस्था को मनसबदारी के नाम से जाना जाता है। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। दिए जाने वाले पद को मनसब एवं इसे ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। अकबर द्वारा लागू की गई मनसबदारी व्यवस्था मंगोल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। मंगोल नेता चंगेज़ खां की दशमलव प्रणाली से उधार ली गई थी। मनसबदारी व्यवस्था में जात से व्यक्ति के वेतन और प्रतिष्ठा का तथा सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता है। मनसबदारों को वेतन नगद एवं जागीर दोनों रूपों में दिया जाता था। जहांगीर के समय सवार पद में दू आसपा तथा सिंह आसपा की व्यवस्था की गई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी नूरजहां बेगम, ऑप्शन नंबर सी जहां आरा बेगम और ऑप्शन नंबर डी जेबुन्निसा बेगम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। मुगल काल की उपरोक्त चारों ही महिलाओं ने उच्च शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठा स्थापित की थी, किंतु जहाँ तक ऐतिहासिक विवरण लिखने की बात थी, इसमें गुलबदन बेगम जो कि बाबर की पुत्री थी, इन्होंने हुमायूं नामा नामक एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा। नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, जिसने नूरजहां गुट बनाकर शासन में हिस्सा लिया। जहां आरा बेगम शाहजहां की बड़ी पुत्री थी, जिसने उत्तराधिकार के युद्ध में दारा का साथ दिया तथा शाहजहां के बंदी जीवन में उसके साथ रही। जेबुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी, जिसे विद्रोही शाहजादा अकबर द्वितीय से पत्र व्यवहार करने के कारण औरंगजेब ने निर्वासित कर दिल्ली भेज दिया। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने क्या किया, ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो आपका अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। विचार करना है, ये जो छायांकित क्षेत्र है इसको देखना है आपको, फिर ऑप्शन देखें। मानचित्र में छायांकित क्षेत्र राज्य दर्शाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सातवाहनों का, ऑप्शन नंबर बी वातापी के चालुक्यों को, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूटों का और ऑप्शन नंबर डी मराठों का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मराठों का। ये क्षेत्र जो है वो है मराठों का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। ये वाला जो छायांकित क्षेत्र है वो मराठों का क्षेत्र है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। दिए गए मानचित्रों का छायांकित भाग महाराष्ट्र को दर्शाता है, जो मराठों के राज्य से संबंधित है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात शिवाजी तथा पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति की स्थापना भारत के वर्तमान महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश व गोवा के कुछ भागों में हुई। दिए गए मानचित्र का छायांकित भाग मराठा आधिपत्य के इन्हीं भागों को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अवध का नवाब, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद का निज़ाम, ऑप्शन नंबर सी पेशवा बाजीराव द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी
कोर का राजा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अवध का नवाब। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देखते हैं। अंग्रेज द्वारा प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध के नवाब ने एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। ध्यातव्य है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था, किंतु प्रश्न में राज्य की जगह प्रथम शासक पूछा गया है, अतः उत्तर ए सही होगा। तो इसमें क्या है कि पहला भारतीय शासक दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अवध का नवाब है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए अमृतसर, ऑप्शन नंबर बी पटियाला, ऑप्शन नंबर सी लाहौर और ऑप्शन नंबर डी है कपूरथला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लाहौर। लाहौर इस प्रश्न का सही जवाब है। महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। सिखों की सुकरचकिया मिसल से संबंधित महाराजा रणजीत सिंह का राज्य पंजाब से लाहौर तक विस्तृत था। महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात 1845 से 46 ईस्वी में महाराजा दिलीप सिंह तथा अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की सेनाओं के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। सन 1848 से 49 में लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। ज्ञातव्य है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को अफगान शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ था, जिसे नादिर शाह लाल किले से लूट कर ले गया था और जिसे दिलीप सिंह ने सम्राज्ञी को सौंप दिया था। उल्लेखनीय है कि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में एक तोपखाना खोला था, जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए थे। अब चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर बी डच, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच और ऑप्शन नंबर डी है डेनिश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी डच। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है डच। इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। सन 1602 में डच, जो कि हॉलैंड के निवासी थे, सन 1602 में डच संसद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी था। यह कई कंपनियों को मिलाकर बनी थी। इस प्रकार यह भारत के साथ व्यापार करने के लिए प्रथम व्यापारिक कंपनी थी। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिए गए 15 वर्षीय व्यापार अधिकार पत्र से दिसंबर 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कंपने देश इंडीसे ओरिएंटलेस की स्थापना लुई 14वें मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1666 ईस्वी में की गई थी तथा डेनिश अर्थात डेनमार्क के निवासी थे
तथा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1616 में स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है डच, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए वीरत सिंह, ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्र साई, ऑप्शन नंबर सी कट्टबोम्मन और ऑप्शन नंबर डी सईद अहमद बरेली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। उड़ीसा के संबलपुर, संबलपुर कहाँ है? वो है उड़ीसा। उड़ीसा के संबलपुर के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी सरकार द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप के कारण वहाँ के नेता सुरेंद्र साई 1809 से 84 तक सुरेंद्र साई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने 1849 में सुरेंद्र साई को जेल में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद सुरेंद्र साई अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः सक्रिय रहे तथा 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ा गया। सन 1861 में अंग्रेजों ने सुरेंद्र साई को आजीवन कारावास की सजा दी। फलस्वरूप 28 फरवरी 1984 को सुरेंद्र साई की जेल में ही मृत्यु हो गई। सरदार तीरथ सिंह 1833 ईस्वी के खासी आदिवासी विद्रोह का नेता था। तो ऑप्शन नंबर ए वीरत सिंह नहीं है, ये तीरथ सिंह है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है सुरेंद्र साई। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी नील उपद्रव तथा ऑप्शन नंबर बी पावना विद्रोह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है नील उपद्रव। नील उपद्रव अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को भी देख लेते हैं। व्याख्या है, सन 1857 के विद्रोह के ठीक पश्चात बंगाल में सन 1859 और 60 ईस्वी में नील कृषकों का सर्वाधिक व्यापक एवं जुझारू आंदोलन हुआ। सितंबर 1859 में बंगाल के नादिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव के किसानों ने स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील की खेती बंद करके नील बागान मालिकों के उत्पीड़न के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह भारतीय इतिहास की प्रथम किसान हड़ताल थी। हिंद पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने अखबार के माध्यम से नील आंदोलन का समर्थन किया। तो नील आंदोलन का समर्थन किसने किया? तो नील आंदोलन का समर्थन किस अखबार ने किया? तो हिंद पैट्रियाट अखबार ने नील आंदोलन का समर्थन किया और इसके जो संस्थापक थे वो थे हरीश चंद्र मुखर्जी। दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण किया। नील किसानों की एकजुटता के फलस्वरूप 1860 में नील आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग ने किसानों को नील की खेती करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया। पावना किसान विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी में ईश्वर चंद्र राय एवं
शंभूपाल के नेतृत्व में हुआ। बंगाल का सन्यासी विद्रोह 1770 से 80 ईस्वी के बीच तीर्थ यात्रा कर के विरुद्ध हुआ। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। संथाल आदिवासी विद्रोह भागलपुर एवं राजमहल में 1855 से 56 में सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। तो ये था इस प्रश्न की व्याख्या। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए, उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। ऑप्शन नंबर बी, उससे अंग्रेजी विधि का प्रयोग केवल अंग्रेजों के लिए सीमित हो गया था। ऑप्शन नंबर सी है, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृति विधियों को भी स्थान दिया गया था। और ऑप्शन नंबर डी है, इसमें भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति का उपबंध था। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है, इसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। सन 1893 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया तथा गवर्नर जनरल के अधिकार तथा विस्तार बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों पर भी कर दिया गया। इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के सभी सदस्यों को वेतन भारतीय कोष से दिए जाने का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त 1793 की इस चार्टर एक्ट का सबसे विशिष्ट तत्व यह था कि इस एक्ट के द्वारा हिंदू एवं मुसलमानों की स्वीकृत सामाजिक गतिविधियों को भी मान्यता एवं स्थान प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 के चार्टर एक्ट द्वारा तथा विधि आयोग और विधि सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी। तो ये थी इस प्रश्न की व्याख्या। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। और ऑप्शन नंबर डी है महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण जिले के नील कृषकों पर किए जा रहे अत्याचार के विरुद्ध अपने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, नरहरि पारीख, मजहरुल हक, जे.बी. कृपलानी, ब्रज किशोर तथा महादेव देसाई भी थे। गांधी जी के इस प्रथम सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार को अपना आदेश रद्द करना पड़ा तथा किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक समिति की नियुक्ति की जिसके सदस्य महात्मा गांधी भी थे। अगला प्रश्न है मदाम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीपीएस अय्यर और एमएन रॉय में क्या बात समान थी? मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वीपीएस अय्यर और
M.N. रॉय में क्या बात समान थी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन में अग्रणी सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी, क्रांतिकारियों के एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे और शेष सभी मंत्री। ऑप्शन नंबर सी है, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और संग्राम आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। और ऑप्शन नंबर डी है, वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और संग्राम आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। मैडम भीखा जी कामा एवं बरकतुल्ला VPS अय्यर और M.N. रॉय सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। ये वही व्याख्या है जो इस प्रश्न की व्याख्या ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए है 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने। ऑप्शन नंबर बी है चीन के बॉक्सर आंदोलन ने। ऑप्शन नंबर चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया? तो किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया? तो पहला है 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने, और दूसरा है चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, तीसरा है आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और चौथा है रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए। इस चित्र में दर्शाया गया है, आपके ऑप्शंस हैं। एक, समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर बी है अखिल भारतीय जल विभाजक। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्गों का संयोजन। और ऑप्शन नंबर डी है प्रमुख रेल मार्गों का संयोजन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अखिल भारतीय जल विभाजक अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। प्रश्न में प्रस्तुत भारत के मानचित्र में प्रदर्शित की गई रेखा अखिल भारतीय जल विभाजक को इंगित कर रही है। उल्लेखनीय है कि भिन्न अपवाह तंत्र में बहने वाली नदियों की शीर्ष भागों को पृथक करने वाली सीमा को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। भारत में हरियाणा के अंबाला शहर को मुख्य जल विभाजक माना जाता है क्योंकि इसके पश्चिम की नदियां पश्चिम की ओर तथा इसके पूर्व की नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों का उद्गम स्थल मध्य भारत में होने के बावजूद जल विभाजक रेखा के पश्चिम में होने से ये नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि पश्चिमी घाट से निर्मित जो नदियां जल विभाजक रेखा के पश्चिम में हैं वे
पश्चिम की ओर तथा जो रेखा के पूर्व की ओर हैं वे पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रीय जलमार्गों का इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अखिल भारतीय जल विभाजक रेखा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है। इस प्रश्न का जो व्याख्या है आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए अस्फालवन, ऑप्शन नंबर बी चादरी, ऑप्शन नंबर सी क्षुद्र सरिता और ऑप्शन नंबर डी अवनालिका। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अवनालिका। अवनालिका अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है क्षुद्र सरिता का विकसित रूप ही अवनालिका है। ये अवनालिकाएं यू व भी अथवा सुरंग अवनालिका का आकार ग्रहण करके मृदा का अपरदन करती हैं। भारत में मालवा के पठार में स्थित चंबल नदी का यह क्षेत्र अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अवनालिका अपरदन के परिणाम स्वरूप ही चंबल घाटी में गहरे खोह एवं गड्ढे का निर्माण हो गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अवनालिका। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए अरब सागर का, ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी का, ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर का और ऑप्शन नंबर डी प्रयाग में गंगा यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हिंद महासागर का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। भारत के प्राचीन ऐतिहासिक भौगोलिक विवरण भारत के प्राचीन वैदिक साहित्य में यत्र तत्र प्राप्त होते हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से संबोधित किया गया है। तो प्राचीन भारत में या प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से संबोधित किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए 2 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 4 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी 5 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। तिब्बत का पठार हिमालय पर्वत के उत्तर और क्युनलुन पर्वत के दक्षिण में 4000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके पूर्व में सिकांग और पश्चिम में हिंदुकुश तथा काराकोरम की श्रेणियां स्थित हैं। तो 4000 से 5000 मीटर का तात्पर्य 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से है। तो 5 किलोमीटर इस प्रश्न का सही जवाब है तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में जो एकमात्र मानव भाव कपि पाया जाता है वह है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए हनुमान बंदर, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी घाट सिंह पुच्छी मकाक, ऑप्शन नंबर सी असम का मंथर लोरिस और ऑप्शन नंबर डी है असम की श्वेतभू गिबन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है असम की श्वेतभू गिबन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है डॉक्टर डॉक्टर एल.भी. लेके ने सन 1962 ईस्वी में नए मानव जैसे जीव के निचले जबड़े तथा तालू की खोज की।
लगभग 140 लाख वर्ष पूर्व कीमिया, जो कि अफ्रीका में है, 140 लाख वर्ष पूर्व कीमिया में निवास करने वाला यह मानभाव कपी एक हायोमिनाइड प्राइमेट श्वेताभू गिब्बन था। यह भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानभाव कपी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, असम की श्वेताभू गिब्बन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी निम्न हिमालय श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी वृहद हिमालय श्रेणी और ऑप्शन नंबर डी है धौलाधर श्रेणी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वृहद हिमालय श्रेणी। वृहद हिमालय श्रेणी अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। हिमालय पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से निर्मित वलित पर्वत है। हिमालय प्राचीन टेथिस सागर की विशाल भूद्रोणी में वलन पड़ने के कारण निर्मित हुआ है, जिसकी विभिन्न श्रेणियों का विकास भिन्न भिन्न कालों में हुआ। हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी वृहद हिमालय श्रेणी है, जबकि निम्न हिमालय धौलाधर एवं शिवालिक हिमालय पर्वत परवर्ती काल में निर्मित श्रेणियां हैं। इसमें से शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए बड़े पैमानों पर ढालों की स्थापना ताकि वर्षा के जल का वाष्पन न हो, ऑप्शन नंबर बी है मृदा बंध, भ्रू संरक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंतर्भीम जल का पुनः पूरण होता रहे, ऑप्शन नंबर सी है गहरे नलकूपों की भरमाई ताकि शैल स्तर से जल का निष्कासन हो सके, और ऑप्शन नंबर डी है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल वाले स्थलों में मौसमी नदियों, वर्षा जल के एकत्रण हेतु जलाशयों एवं टैंकों का निर्माण किया गया है। अतः भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल का प्रमाणक चिन्ह मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन नंबर बी दाब, ऑप्शन नंबर सी वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या और ऑप्शन नंबर डी है मध्य तापमान। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है मध्य तापमान। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या है, प्रश्न में प्रस्तुत भारत के मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि इसमें भारत के मध्य तापमान को इंगित किया गया है। भारत की जलवायु को शुष्क एवं आर्द्र दो भागों में बांटा जा सकता है। शुष्क जलवायु ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है। इस ऋतु में देश के पश्चिमी भाग राजस्थान, गुजरात में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। आर्द्र जलवायु शीत ऋतु में पाई जाती है। इस समय देश का तापमान निम्नतम स्तर तक पहुंच जाता है। ग्रीष्म तथा शीत ऋतुओं के बीच देश में औसत
माध्य तापमान पाया जाता है, जिसके वितरण को मानचित्र में दर्शाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। कारण आर है, गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर बढ़ता। तो क्या है कि कारण आर है, गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। कारण आर है, गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। ऊपर के दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही हैं पर ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी है, ए सही है पर आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है, ए गलत है पर आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। क्योंकि गंगा के मैदान में कोई ज्यों-ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा, आर्द्रताधारी मानसून पवन और ऊंचाई पर जाती हुई मिलेगी। तो इस हिसाब से प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 14%, ऑप्शन नंबर बी 16%, ऑप्शन नंबर सी 18% और ऑप्शन नंबर डी है 20%। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 14%। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न की व्याख्या की ओर। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण को सुरक्षित करने के लिए फसल की कटाई के समय अनाज के दाने में नमी अर्थात आर्द्रता की अधिकतम मात्रा 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नमी की प्रतिशत मात्रा इससे अधिक होने पर खाद्यान्नों के सड़ने तथा उसमें हानिकारक कीड़ों के लगने की संभावना बढ़ जाती है। उल्लेखनीय है कि भंडारों में रखे जाने के पश्चात खाद्यान्नों में मौजूद 14% से अधिक आर्द्रता या नमी वाष्पित नहीं हो पाती, जिससे अनाज में कीड़े लगने या सड़ने की आशंका बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी क्या नस्ल है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए बर्बरी, ऑप्शन नंबर बी जमुना पारी, ऑप्शन नंबर सी काली बंगाली और ऑप्शन नंबर डी बीतल। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है जमुना पारी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। जमुना पारी बकरी जो है वो सर्वाधिक दूध देने वाली भारत में पाई जाने वाली बकरी है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। वर्तमान में संख्या की दृष्टि से भारत में विश्व की सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। निर्धनों की कामधेनु बकरी के दूध में आयरन एवं पोटेशियम की प्रचुर मात्रा रहती है, जिससे इसका दूध तपेदिक, अल्सर एवं अतिसार के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होता है।
भारत में बकरी की सबसे बड़ी संख्या द्विकाजी नस्ल जमुनापारी है, जो न केवल सर्वाधिक दूध देती है बल्कि मांस के लिए भी उत्तम नस्ल मानी जाती है। भारत की दुधारू बकरियों की नस्लें जमुनापारी, बर्बरी, बीतल तथा झकराना है। ज्ञातव्य है कि देश में सर्वाधिक बकरियां एवं भेड़ें राजस्थान में पाई जाती हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदुम अर्थात मथुरा में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है जमुनापारी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मछलियों का भारत के केवल ठंडे क्षेत्रों में ही प्रजनन होता है। कौन सी मछलियों का प्रजनन सिर्फ भारत के ठंडे क्षेत्रों में होता है। आपके ऑप्शन हैं मछली पहली है कतला, दूसरा तिनका, तीसरा भेकती और चौथा ट्राउट। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 और ऑप्शन नंबर डी है 3 और 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 2 और 4। 2 और 4 तिनका और ट्राउट। तिनका और ट्राउट अर्थात 2 और 4 अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। भारत की प्रसिद्ध तिनका तथा ट्राउट मछलियों का प्रजनन भारत के ठंडे क्षेत्रों में होता है, जबकि कतला, भेकती, रोहू तथा झींगा मछलियां भारत के सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तमिलनाडु तथा केरल का समुद्र तटीय क्षेत्र झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मछलियां भारत के समुद्री निर्यात की प्रमुख मद हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2 और 4। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है 2 और 4 तिनका और ट्राउट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मरुस्थलीय बालू, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़, ऑप्शन नंबर सी पोडोलिक, ऑप्शन नंबर डी है लैटेराइटिक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है लैटेराइटिक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। लैटेराइट स्थानबद्ध मिट्टी है जो भारत में लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण आर्द्र एवं शुष्क मौसम के क्रमिक परिवर्तन के कारण निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। निक्षालन की क्रिया के कारण सिलिका एवं चूने का अंश रिस कर नीचे चला जाता है तथा मृदा में लोहा तथा एल्यूमिनियम के यौगिक ही शेष बचते हैं। लैटेराइट मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं फास्फोरस की कमी होती है। चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय होती है। कम उर्वरा शक्ति वाली यह मिट्टी भारत की पूर्वी पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ी, केरल, कर्नाटक के कुछ भागों में, उड़ीसा एवं मेघालय के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी में चाय, कहवा, रबड़, काजू, सीनकोना आदि की बागानी कृषि की जाती है। ज्ञातव्य है कि जलोढ़ मृदा में पोटास व चूना की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवांश तथा अभाव पाया जाता है।
जीवांश तथा अभाव पाया जाता है। मरुस्थलीय मृदा में लवण व फास्फोरस की अधिकता तथा जीवांश व नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। अपना अगला प्रश्न है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। आपके ऑप्शंस हैं 10 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप। ऑप्शन नंबर बी है फसल की पूरी अवधि के लिए ठंडी और नस्क जलवायु। ऑप्शन नंबर सी है 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा, 25 डिग्री सेल्सियस से कम ताप। ऑप्शन नंबर डी है पूरी फसल की अवधि में कुछ गर्म और शुष्क जलवायु। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। चावल उष्ण आर्द्र कटिबंध का पौधा होने के कारण गर्म और आर्द्र प्रदेशों में विशेषकर उगाया जाता है। इसके लिए तापमान कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए सूर्य से दूरी का, ऑप्शन नंबर बी उसकी ज्योति का, ऑप्शन नंबर सी उसकी पृथ्वी से दूरी का, ऑप्शन नंबर डी है उसके ताप का। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है उसके ताप का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। तारों के नियमित वर्णक्रम अर्थात उसकी तरंग दैर्ध्य की विकिरण की तीव्रता के आधार पर तारों के रंग को निर्धारित किया जाता है। तारों के नियमित वर्णक्रम अर्थात उसकी तरंग दैर्ध्य की विकिरण की तीव्रता के आधार पर तारों के रंग को निर्धारित किया जाता है। किसी भी तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। लाल तारों के सतह का तापमान 2800 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि नीले तारे का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य एक तारा है। सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य का रंग पीला होता है। तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी उसके ताप का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2.5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 25 करोड़ वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 50 करोड़ वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है 25 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है 25 करोड़ वर्ष। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिनमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ते हैं। रात्रि को स्वच्छ आकाश में एक चमकदार मेहराव दिखाई पड़ती है। भारत में इसे आकाशगंगा, यूरोप में मिल्की वे तथा यूनान में इसे गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 25 करोड़ वर्ष। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए यूरेनस के विषय में कहा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी है नेपच्यून के विषय में, ऑप्शन नंबर सी है शनि के विषय में कहा जा रहा है और ऑप्शन नंबर डी है मंगल के विषय में कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी मंगल के विषय में ये बात कही जा रही है। इस प्रश्न की व्याख्या है, मंगल ग्रह में पृथ्वी के समान ही 2 ध्रुव हैं। यह अपनी अक्ष पर 20 डिग्री के कोण पर झुका है, जिसकी वजह से यहाँ
पृथ्वी की तरह ही ऋतु परिवर्तन होता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मंगल के विषय में कहा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 550 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए है 750 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है 950 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न की व्याख्या है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से अधिक होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भूमध्य हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर अंश पर बजेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 135 डिग्री पूर्वी पर, ऑप्शन नंबर बी है 67 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी पर, ऑप्शन नंबर सी है 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी पर और ऑप्शन नंबर डी है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी पर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जिसे भारत का मानक समय माना जाता है, में मध्याह्न अर्थात ठीक 12 बजे होंगे तब प्रातः के 6:30 बजने में लगा समय 12 से 6:30 बराबर 5.5 घंटे होगा। अब 4 मिनट का समय एक देशांतर रेखा को पार करने में लगता है, इसलिए 5.5 घंटे में प्रातः देशांतर होंगे। 82.5 डिग्री देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर, स्पष्ट है कि यह देशांतर रेखा 0 डिग्री मध्याह्न रेखा पर स्थित होगा। उल्लेखनीय है कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री मध्याह्न पर स्थित होगा। उल्लेखनीय है कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच देशांतर रेखा है जो लंदन हॉलैंड के पास से होकर गुजरती है। यह 0 डिग्री पूर्व अथवा पश्चिम दोनों में ही होगा। इसे विश्व का ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब हुआ माना जाता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 30 करोड़ वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर बी 20 करोड़ वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर सी 15 करोड़ वर्ष पहले और ऑप्शन नंबर डी 10 करोड़ वर्ष पहले। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 15 करोड़ वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए इस प्रश्न की व्याख्या को देख लेते हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में प्राप्त प्राचीन जीवाश्मों की जीव वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग द्वारा जो तिथि निर्धारित की है, उसके आधार पर अन्य साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी के तल पर सर्वप्रथम पक्षियों के प्रादुर्भाव की तिथि लगभग 13 करोड़ वर्ष पूर्व निश्चित की गई है। इस तथ्य के आधार पर प्रश्न का विकल्प सी निकटतम सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 15 करोड़। 15 करोड़ इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, और वह कहाँ उतरेगा। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश,
50 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऑप्शन नंबर बी है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। ऑप्शन नंबर सी है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। और ऑप्शन नंबर डी है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तथा 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरकर पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर उतरने वाला विमान उत्तरी ध्रुव से होकर उत्तरी ध्रुव के ऊपर से होकर उत्तरी गोलार्ध में ही 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 50 डिग्री पश्चिमी देशांतरों पर उतरेगा, क्योंकि एक गोलार्ध से दूसरे में हवाई जहाज को जाने के लिए ध्रुवों से होकर गुजरना पड़ता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।